हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स के बारे में, क्लास 9 चैप्टर 4 आई थिंक ये लास्ट चैप्टर, दैट इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। नाउ सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। फूड सिक्योरिटी जो टर्म है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एक टाइम पर, मीन्स ऑल द टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड फॉर एवरीवन। सभी के लिए हर एक समय पर एक न्यूट्रिशियस फूड की अवेलेबिलिटी ही क्या है? फूड सिक्योरिटी। पर फूड सिक्योरिटी इंश्योर कैसे किया जाएगा? अभी तो हम लोगों ने एक सिंपल डिफिनीशन समझ लिया। फूड सिक्योरिटी इंश्योर कैसे होगा हर एक व्यक्ति के लिए? तो इसके 3 डायमेंशन है। देयर इज 3 डायमेंशन जो इस फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। 3 डायमेंशन। वो 3 डायमेंशन क्या है? सबसे पहली बात, कंट्री में ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर मस्ट बी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। कंट्री में फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो अवेलेबल होने के लिए क्या करोगे आप? कंट्री क्या करता है? कंट्री प्रोड्यूस करता है, मीन्स ये कैसे इंश्योर होता है? अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर होगा? इंश्योर थ्रू प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा समहाउ मान लीजिए प्रोड्यूस नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई कमी आ गई है, तो उस सिचुएशन में हम लोग फूड को इंपोर्ट करेंगे। अगर किसी सिनेरियो में फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई, प्रोडक्शन प्रॉपर ना होने के कारण, तो हम लोग फूड इंपोर्ट कर लेंगे। और सम टाइम वी आल्सो यूज बफर स्टॉक, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर सेव किया था, मींस अर्लियर जो हम लोगों ने क्या किया था? सेव किया था, सेव्ड फूड, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है हमारा अवेलेबिलिटी, यानी कि फूड अवेलेबल होगा तभी तो आप दूसरों को खिलाओगे। सेकेंड जो डायमेंशन है वो है आपका एक्सेसिबिलिटी, मीन्स लोगों तक फूड को इजी वे से, मतलब पीपल कैन इजीली एक्सेस द फूड, मीन्स पीपल्स रीच टू फूड। एक तरह से ये कह सकते हो फूड तक उनकी रीच कैसे है। जैसे मान लीजिए मार्केट एरिया में अवेलेबल है ना, मार्केट एरिया में। अब ये मार्केट है कितना दूर? आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए मार्केट बहुत दूर है तो फिर उसको विलेज एरिया में इसको इंश्योर करो कि अवेलेबिलिटी हो। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट हमारे क्या करते हैं? गवर्नमेंट हमारे पीडीएस यूज करते हैं, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने राशन शॉप सुना होगा, राशन शॉप, फेयर जो भी है, अलग अलग तरीके के शॉप होते हैं। तो ये इंश्योर करते हैं कि जो है लोगों को फूड जो है इजी वे से एक्सेसिबल हो। और तीसरी बात इसकी अफोर्डेबिलिटी, थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब पीपल कैन इजिली अफोर्ड। जैसे
आप देखोगे राशन शॉप पे जो होता है, राशन शॉप या फेयर प्राइस शॉप जो भी होता है, उस पे आपको 1 रुपया 2 रुपया किलो, तो इजी वे से क्या हो जाता है 1 रुपीज और 2 रुपीज और 3 रुपीज केजी ऑफ फूड, ये मिलने के कारण जो है ये इंश्योर हो जाता है। सोच के देखो, अगर फूड अफोर्डेबल नहीं होगा तो फिर खरीद नहीं पाएंगे, अगर खरीद नहीं पाएंगे तो वो लोगों तक पहुंचा नहीं, और अगर लोगों तक पहुंचा नहीं तो फिर पब्लिक पर्सन, दैट पर्सन बिकम इनसिक्योर। तो ये जो 3 डायमेंशन है, दीज 3 डायमेंशंस, अगर इनमें से एक भी डिस्टर्ब हुआ, ये अगर एक भी डिस्टर्ब हुआ, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? कभी कभी क्या होता है, चीजें हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। ये 3 बातें क्यों आया इसको भी समझते हैं, बट उससे पहले हम थोड़ा सा ये फील कर लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। सी, अगर कोई भी पर्सन फूड के बिना हुआ, मीन्स अगर लैक ऑफ फूड, अगर जिसको खाना नहीं मिल रहा, इट इज अ स्टेट ऑफ स्टार्वेशन, लोग भूखे रह रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इस सिचुएशन में पीपल स्टार्ट टू ईट बैड फूड एंड वाटर एंड ड्रिंक बैड वाटर ड्रिंक। मीन्स एक तो फूड मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में वो कुछ भी खाने के लिए तैयार है, तो जो भी खा रहे हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशन उसमें है नहीं, ऊपर से इन सब चीजों के कारण डिजीज होने लगता है, डिजीज एंड लीड्स टू डेथ। और जब ह्यूज नंबर ऑफ डेथ होने लगे, ह्यूज नंबर ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, ड्यू टू स्टार्वेशन के कारण, वी कॉल इट फेमाइन। और फेमाइन जैसे इंसिडेंट को लेकर, जैसे हमारे कंट्री में 1943 में फेमाइन हुआ था, 1943 में बंगाल फेमाइन, नो इश्यू, व्हाटएवर यू वांट टू से। सो बंगाल फेमाइन जो है, इस टाइम पर लगभग 30 लाख पीपल डाइड हुए थे, लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। सो वी हैव आइडिया, दुनिया को भी इस चीज का आइडिया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फूड कितना ज्यादा जरूरी है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के, इवन अगर बंगाल फेमाइन के सिचुएशन को हम लोग देखें, तो बंगाल फेमाइन जो है फूड की अवेलेबिलिटी के कारण नहीं हुआ था। आप अगर डेटा पिक करते हैं हम लोग, जैसे 1938 के आसपास लगभग 85 लाख टन राइस प्रोडक्शन था, 38-39 के आसपास लगभग 83 था, 40 के आसपास अगेन 85 लाख टन था, 41 लगभग 70, इस टाइम पे थोड़ा सा आप कह सकते हो कम हुआ था। लेकिन ये कब हुआ था देखो, ये हुआ था 41 में, वहीं 42 में लगभग 90 लाख टन और 43 में लगभग 80 या 79 लाख टन फूड प्रोड्यूस हुआ है। तो आप सोच के देखो, स्टार्वेशन यानी कि जो फेमाइन वाला सिचुएशन है वो 43 में, तो प्रॉब्लम कहां हुआ होगा। सो बंगाल फेमाइन वाज नॉट कॉज ऑफ लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, फूड की अवेलेबिलिटी के कारण नहीं था, तो था किस लिए? इट वॉज लैक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, सही तरीके से फूड का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पाना, यही क्या किया,
बंगाल फेमाइन देखने को मिला, जिसके कारण 30 लाख पीपल डाइड। अब ये आइडिया पूरी दुनिया को है, लोगों को है। दैट इज द रीजन 1970s में दुनिया में फूड सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन होने लगा। फूड सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन होने लगा कि पीपल मस्ट बी सिक्योर विद फूड, फूड से सिक्योर होने चाहिए, लोगों के पास फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इवन इस डिस्कशन के बाद हमारे कंट्री के एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, नाम है उनका अमर्त्य सेन जी। इन्होंने एक बात ऐड किया कि आप फूड अवेलेबल, ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए लोगों तक, फूड मतलब अभी तक क्या था, अभी तक फूड सिक्योरिटी का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड चल रहा था, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, बस यही बातें चल रहा था कि लोगों तक फूड अवेलेबल होना, फूड का कंट्री में अवेलेबल होना, यही हमारा फूड सिक्योरिटी है। लेकिन अमर्त्य सेन जी ने क्या किया, इन्होंने अपने एक थियरी दिया था, थियरी था एंटाइटलमेंट थियरी। इसके अंतर्गत इन्होंने एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड के बारे में बात किया। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एक इंडिविजुअल को पिक करे, मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, ये इस पर्सन की खुद की कितनी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने का, क्या ये कितना प्रोड्यूस कर सकता है, क्या ये प्रोड्यूस कर सकता है अपने लिए। चलो मान लो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं करता। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, क्या ये मार्केट से खरीद सकता है। मींस एक तरह से पूरे आइडिया जो फूड, अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी किसके लिए था, फूड सिक्योरिटी पब्लिक के लिए था, तो उन्होंने पूरे आइडिया को शिफ्ट करके पब्लिक तक पहुंचा दिया कि आपस एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू क्या ये प्रोड्यूस कर सकता है, अगर नहीं तो इसको मार्केट में जाके खरीदना पड़ेगा। तो क्या ये खरीद सकता है, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो फूड को इस तक पहुंचा दो, अगर ये मार्केट तक भी नहीं पहुंच पा रहा है तो फूड को इस तक पहुंचा दो। फिर यहां पे आपको आ जाता है एक्सेसिबिलिटी वाला कंसेप्ट कि जिसके अंतर्गत जैसे पीडीएस वगैरह है, इसके थ्रू फूड वगैरह प्रोवाइड करना, एट द सेम टाइम अगर मार्केट से भी अगर खरीदने जा रहा है तो इतने कॉस्ट पे मिले कि वो अफोर्ड कर सके। सो एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड जो है कंसेप्ट में आया। तो जब 1995 में वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी समिट हुआ, वर्ल्ड फूड समिट हुआ, तो इसमें फूड सिक्योरिटी का एक नया डेफिनेशन आया। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है, फूड सिक्योरिटी मीन्स व्हेन न्यूट्रिशियस फूड available, accessible and affordable to all, सभी के लिए एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, अवेलेबल हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो सिटीजन जो है क्या है, फूड को लेकर सिक्योर है। आई होप आपको समझ में आया, क्लियर है। कुछ अगर ना समझ में आया करे, कुछ लिख रहा हूं अगर वो समझ में नहीं आ रहा, प्लीज आप शब्द पे ध्यान दो, उसके हिसाब से आप लिख लो। कोशिश किया करो कंसेप्ट को समझने का, एक प्रॉपर चेन में, एक प्रॉपर ऑर्डर में चीजों को समझने की कोशिश किया करो। आई होप आपको फूड सिक्योरिटी समझ में आया, ठीक है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं, इसको भी करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया कि फूड सिक्योरिटी है क्या। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हु आर इनसिक्योर, who are food insecure, कैसे लोगों के पास फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है या किसको प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। नाउ ऐसा नहीं फूड सिक्योरिटी है, बट कैसे लोग ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको समझते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो सोशल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिवाइड कर सकते हो, सोशल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि SC, ST एंड some backward class,
बैकवर्ड क्लास पीपल। नाउ इनके पास फूड इनसिक्योर होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है इनका स्मॉल लैंड होल्डिंग। एक तो इनके पास जमीन कम होती है, लैंड होल्डिंग कम है। दूसरी बात, ज्यादातर इसमें क्या है? लैंडलेस लेबर। ये लोग ज्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं। दूसरे नंबर पे आप कह सकते हो ऐसे लोग जो नेचुरल कैलेमिटी फेस कर रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी फेस कर रहे हैं। जैसे कि कोई ऐसा एरिया है जहां पे अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक। अब यहां पे क्या हो सकता है? यहाँ पे मतलब अवेलेबल कैसे कराएंगे फूड? अगर कहीं अर्थक्वेक आ गया, गाड़ी वगैरह आएगा नहीं, तो फूड का प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे फ्लड है, कहीं पे ड्रॉट है ना, सूखा पड़ गया, फूड की अवेलेबिलिटी हुई नहीं, फूड प्रोडक्शन प्रॉपर हो ही नहीं पाया, कहीं पे क्रॉप फेलियर है, कहीं पे सुनामी है, आप कोई बात लिख सकते हो। ऐसे सिचुएशन में ऐसी जगह पे रहने वाले भी फूड को लेकर क्या है? इनसिक्योर। तो फूड इनसिक्योरिटी कह सकते हो, एक हम लोग अलग टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। फूड इनसिक्योरिटी का अगर एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर दैट इज हंगर। हंगर जो है फूड इनसिक्योरिटी का एक इंडिकेटर है। इसको आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हो, दो टाइप से बता सकते हो। एक होते हैं क्रॉनिक हंगर। क्रॉनिक हंगर मींस ये वो लोग हैं जिनको हर एक समय पे फूड कम ही मिलता है। मींस पीपल हु गेट लेस फूड ऑल टाइम। सी, हंगर का अगर आप रीजन पे जाओगे तो हंगर होता है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। और यही जो है, यही कॉज ऑफ पॉवर्टी भी होता है। जैसे एक व्यक्ति है, पैसे ना होने के कारण उसने फूड खरीद नहीं पाया, जिसके कारण उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन ना होने के कारण उसकी इतनी फिजिकल कैपेसिटी नहीं होगा कि वो कुछ कर सके, जिसके कारण वो फर्दर पुअर हो जाएगा। सो क्रॉनिक हंगर। दूसरा आता है आपका सीजनल हंगर। सीजनल हंगर, सीजनल हंगर मीन्स ड्यू टू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, people face food insecurity। यूजुअली ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा विलेज एरिया में। हंगर वाले इशू को देखोगे तो ज्यादातर आपको मिलेगा विलेज एरिया में। विलेज एरिया में जो भी हंगर इशू है लगभग 80%, और अर्बन एरिया में इससे कम होता है। ठीक है, गुड। तो क्रॉनिक हंगर से है क्या? उसमें भी इन सब चीजों का अगर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली अगर कहीं इंपैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली इंपैक्ट मतलब सबसे ज्यादा किसी के ऊपर अगर डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड सॉरी, वुमेन और चाइल्ड हेल्थ पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। इवन अगर आप कंट्री को चेक करोगे अभी प्रेजेंट टाइम के डेटा के हिसाब से, आप देखोगे लगभग 57% वुमेन फेसिंग मॉल न्यूट्रिशन। मतलब ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन उनको कई सारी बीमारियां होती है। आप मान के चलो हर अपने कंट्री में हर थर्ड वुमेन आपको अनेमिक वाली बीमारी से जूझती हुई मिलेंगी। अनेमिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, और सॉरी लैक ऑफ आयरन।
बॉडी में आयरन की कमी होना, उनके पीरियड्स के कारण आयरन बहुत ज्यादा निकल जाता है। तो आयरन ना होने के कारण जो है, क्योंकि आयरन करता क्या बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर आयरन हमारे ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो पूरा का पूरा दिन जो है लेथार्जिक टाइप की फीलिंग रहती है। अब इसके कारण जो है डायरेक्टली इंपैक्ट करता है चाइल्ड पे, उनके बच्चे पे। अगर माँ ही न्यूट्रिएंट नहीं होगी, मजबूत नहीं, तो बच्चे को कैसे सिक्योर करेगी? तो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। इवन अगर मेन को भी देखोगे तो लगभग 26% मेन भी आपको मॉलन्यूट्रिशियस दिखेंगे, इनमें भी एनीमिक जैसे बीमारियां देखने को मिलता है। कुछ डेटा आपकी बुक में पुराना दिया हुआ है, लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर ठीक है। नाउ फूड सिक्योरिटी होना क्यों जरूरी है? अगर फूड सिक्योर होंगे तो हंगर से लड़ पाएंगे, और अगर हंगर से लड़ पाएंगे तो डायरेक्टली पॉवर्टी से लड़ पाएंगे। दैट इज द रीजन फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग दो स्टोरी को भी समझते हैं, एक रामू की स्टोरी है और एक अहमद की स्टोरी है। नाउ रामू एक लैंडलेस कह सकते हो, या अगर होगा भी तो छोटा मोटा लैंडलेस लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर। इसका जो वाइफ है वो छोटा मोटा अपना काम करती है, क्लीनिंग वगैरह का। बच्चा जो है वो लाइव स्टॉक्स का ध्यान रखता है। इनकी अर्निंग को देखोगे तो आप अर्निंग लगभग रुपीज, ऐसा लिखा हुआ है, खैर ये बहुत ज्यादा कम है, 1000 रुपीज पर ईयर। अब इस व्यक्ति का अगर अर्निंग इतना कम रहेगा, स्पेशली क्योंकि ये लैंडलेस लेबर का मतलब ये हो गया कि ये ज्यादातर एग्रीकल्चरल लेबर है। ये एग्रीकल्चरल लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर का मतलब ये है कि इनको काम कब मिलेगा? जब हार्वेस्टिंग होगा, मतलब उससे पहले सोइंग होगा, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, सोइंग के टाइम पे, इन सब टाइम पे काम होगा, काम मिलेगा। तो ये एक तरह के क्या हुए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है तो इनके पास इतनी मनी तो अवेलेबल है, मतलब नो रेगुलर इनकम, नो रेगुलर इनकम, इनके पास पैसे तो है नहीं। दैट इज द रीजन ये प्रॉब्लम फेस करेंगे। सिमिलरली अहमद की बात करें, ही इज ए रिक्शा पुलर, रिक्शा पुलर इन बेंगलोर। ये तो विलेज का सिचुएशन, बेंगलोर में रिक्शा पुलर। अब इनका भी नॉट रेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम तो है नहीं, रेगुलर इनकम है नहीं। बट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने येलो राशन कार्ड बनवा रखा है, राशन कार्ड बनवा लिया है, मींस दैट इज बिलो पॉवर्टी लेवल। ये शो करता है कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, मतलब आई मीन पॉवर्टी लाइन से ये नीचे गरीब है। इसलिए इनको राशन शॉप पे जो है इजी वे से व्हीट कम पैसे में, राइस, केरोसिन, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। इसके कारण जो है तो इनके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है, और इनको जो है जो भी बेसिक न्यूट्रिशन है उतना पैसे अर्न नहीं कर पा रहे हैं कि इनकी जरूरतें पूरी हो जाए। बट यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल प्ले हो रहा है। सही, अर्बन एरिया में क्या होता है ना, कुछ भी हो जाए लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस तो हो ही जाता है। जब अवेयरनेस होता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा जो एफर्ट किया जाता है उसको इजी वे से ये पॉलिसीज को अवेल कर पाते हैं, ले पाते हैं। विलेज एरिया में प्रॉब्लम ये है कि एक तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होता है तो पता ही नहीं चलता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट? सो फूड इनसिक्योर पीपल हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरल कैलेमिटी के कारण होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल बिकॉज ऑफ सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप, उनके पास जमीन ना होने के कारण वो अपना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, गरीब है, इन सब चीजों के कारण अब इनका इंपैक्ट इनके फैमिली पे पड़ता है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि हम लोग पॉवर्टी को, फूड इनसिक्योरिटी को एक हंगर के फॉर्म में देख सकते हैं कि लोग जो है न्यूट्रिशन गेन नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण या तो पॉवर्टी हो सकता है एंड दैट फर्दर लीड टू द पॉवर्टी। तो जो गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है हंगर को, यानी कि एलिमिनेटिंग हंगर, अगर गवर्नमेंट किसी तरीके से हंगर को एलिमिनेट कर दे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये हिट करेगा पॉवर्टी पे।
दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। जब तक हम लोग चीजों को समझेंगे नहीं तब तक हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया का सिचुएशन ये था कि हम लोग इतना ज्यादा फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे कि हमारे कंट्री के लिए सफिशिएंट हो, तो ज्यादातर फूड हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें फूड सिक्योरिटी के लिए हमारे प्रोडक्शन को इंश्योर करना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी के लिए प्रोडक्शन के लिए इंश्योर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी के लिए क्या किया, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज किया। पहले तो प्रोडक्शन करते हैं, अब फूड प्रोडक्शन के लिए क्या हुआ, एक रिवोल्यूशन हुआ, कई बार डिस्कशन में आ भी चुका है, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन स्पेशली आप कह सकते हो 1960s के टाइम में स्टार्ट हुआ। इस रिवोल्यूशन के अंतर्गत, इस एक्टिविटी के अंतर्गत हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, वैरायटी ऑफ सीड्स यूज किया गया। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। तीसरा, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी। एंड आप कह सकते हो मॉडर्न मशीन्स वगैरह का यूज किया, मशीन एंड टूल्स का यूज किया, मशीन एंड टूल्स। इसके कारण वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसके कारण हम लोग क्या हुए, फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हुए। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब कि हमारा जो प्रोडक्शन जो हो एटलीस्ट कंजम्पशन से, या फिर कह सकते हो जो हमारा जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट है, मीन्स आप कह सकते हो ऐसे, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड नॉट डिपेंड ऑन इंपोर्ट। हमें फूड के लिए कुछ भी इंपोर्ट कराने की जरूरत ना पड़े, या कह सकते हो प्रोडक्शन जो है हमारा कंजम्पशन के बराबर या ज्यादा हो, सिंपल लैंग्वेज में। अब आप चेक भी कर सकते हो, जैसे अगर आप प्रेजेंट टाइम में डेटा चेक करो तो आज हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो मोर देन 315 मिलियन टन है। टोटल ग्रेन्स का प्रोडक्शन, टोटल ग्रेन्स कह सकते हो, ग्रेन्स का प्रोडक्शन, जिसमें यूपी और एमपी इन व्हीट प्रोडक्शन टॉप पे। ओवरऑल में यूपी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ओवरऑल में भी यूपी, ओवरऑल सबसे ज्यादा ग्रेन प्रोडक्शन यूपी में हो रहा है। इसके अलावा आप राइस के बारे में बात कर सकते हो, तो वेस्ट बंगाल सेकेंड नंबर पे, यूपी इन राइस प्रोडक्शन। तो ये सारे रिजल्ट है। और इवन आप सोच सकते हो 1968 में इंदिरा गांधी जी ने एक स्टैंप रिलीज किया जिसपे लिखा था व्हीट रिवॉल्यूशन। ये भी इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा था, इट वॉज अ काइंड ऑफ रिकॉग्निशन कि हमारा व्हीट प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छा हुआ। और इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड किया गया राइस प्रोडक्शन में। और भी कई सारे एफर्ट किए गए, जैसे फ्लड ऑपरेशन लाया गया, येलो प्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें इस तरीके से एफर्ट लगा के हमारे ग्रेन प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को किस तरीके से बनाया कि हम लोग क्या हो सके, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। अब इसको फूड सिक्योरिटी में कैसे कन्वर्ट किया गया, यानी कैसे लोगों को फूड सिक्योर कराया गया, उस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फूड सिक्योरिटी के बारे में, यही कैसे फूड का
सेव किया जाता है, एफसीआई कैसे कलेक्ट करती है फूड, फिर बफर स्टॉक कैसे बनाया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन यानी पीडीएस, ये सारी चीजें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप चेक करना कहीं कोई मिस्टेक हो, आप बुक में डेटा वगैरह पिक कर रहे हो, गूगल से डेटा, लेटेस्ट डेटा वगैरह निकाल लिया करो, है ना। इस तरह से जो है आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।